हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं आपको सबसे पहले इंडेक्स बताता हूं जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो दोस्तों, कुछ न्यूज़ मैंने कल की भी न्यूज़ कवर करी है क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आया था, तो मैंने 2 या 3 न्यूज़ कल की भी कवर कर दिया इसमें। क्लियर? तो जैसे जीएसटी कट, मैंने आपको बताया था कि अभी 9 सितंबर को जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हुई थी और जिसमें एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का एक पैनल बनाया था जो कि स्टडी करेगा कि इनकम, वो जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में जो प्रीमियम लग रहा है, जो भी जीएसटी लग रहा है, उसको रिड्यूस करना है कि नहीं करना। तो अपन डिटेल में जानेंगे। इसकी रिपोर्ट आ गई है, अब फाइनलाइज कब होगा ये भी बताऊंगा। क्लियर? देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इंडियन क्वेश्चन अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद स्मॉलर कंट्री। क्या हो रहा है कि इंडिया बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि क्या है, इंडिया सोचती है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे डिफरेंट कंट्री के साथ तो हमारा एक्सपोर्ट एनहांस हो जाएगा। बट हो अपोजिट रहा है। इंडिया क्यों टेंशन में है? इंडिया चाहती थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद इंडिया का एक्सपोर्ट एनहांस हो जाएगा, इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा। बट हुआ उल्टा, हो रहा है उल्टा, क्योंकि कई सारी कंट्रियां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद प्लेस ऑफ ओरिजिन का भी फॉलो नहीं कर रही हैं, वॉलेट कर रही हैं ओरिजिन का, जो कि प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिन का वॉलेट कर रही है रूल को। अब ये क्या है, इसको जानेंगे अपन। क्लियर? देन आफ्टर रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने कई बार बताया है आपको कि इंडिया इज वेरी एंशियस टू बिकम अ मेंबर ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इंडिया हमेशा चाहती है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होना चाहिए जिससे इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए। अब वो कौन कौन सी कंट्री हैं और किस कंट्री के हायर डिप्लोमेट ने ये बात बोली है कि इंडिया, ब्राजील और सम अफ्रीकन कंट्री शुड बी अ परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज पर द डिमांड ऑफ द जियोपॉलिटिकल। क्लियर? इसके बारे में जानेंगे। देन आफ्टर इंडिया डिपेंडेंस ऑन सोलर इंपोर्ट, क्या है दोस्तों कि इंडिया का टारगेट है, क्या टारगेट है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना बाय 2030 तक। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया क्या कर रही है और इंडिया इंपोर्ट कितना करती है फ्रॉम द चाइना कंट्री रिलेटेड टू मॉड्यूल और रिलेटेड टू द पॉली सिलिकॉन। क्लियर? तो ये सब जानेंगे अपन। और इंडिया सेल्फ रिलायंस कब हो पाएगी और इंडिया को कितना गीगावाट एनुअली चाहिए प्रोडक्शन, तब इंडिया अपना टारगेट अचीव कर पाएगी 500 गीगावाट का, 500 गीगावाट का, ये भी जानेंगे। देन आफ्टर मोदी इनॉग्रेट 3 रीजनल एयरपोर्ट, 3 नए एयरपोर्ट अभी इनॉग्रेट किया मोदी साहब ने, बनारस से वर्चुअली इनॉग्रेट किए हैं। अब ये क्या बढ़ाएंगे? अंडर उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये भी हम जानेंगे। क्लियर? और इसके अलावा एक और न्यूज़ बताऊंगा, जो कालाजार है, जो बीमारी है, इसको एलिमिनेट करने वाली है इंडिया और इंडिया को सर्टिफिकेट मिलने वाला है फ्रॉम द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि वो कालाजार को पूरा एलिमिनेट कर देगी और वो सेकंड कंट्री बन जाएगी वर्ल्ड में जिसके पास ऐसा सर्टिफिकेट होगा। और ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसके पास सर्टिफिकेट है वर्ल्ड में, और आप उसका नाम सुन के बड़ा चौंक जाओगे कि वो कंट्री कौन सी है। क्लियर? चलते देखो। जीएसटी कट क्या है दोस्तों? अभी आप जानते हो कि मैंने आपको कई बार बताया है कि कई सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि जैसे हमारे नितिन गडकरी साहब जो कि रोड मिनिस्टर हैं, वो नागपुर गए हुए थे और नागपुर में उनसे डिमांड करी गई कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो लाइफ इंश्योरेंस है, इस पर जो जीएसटी लगता है उसको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए या फिर रिड्यूस कर दिया जाए। और पहले था कितना? 18%। कितना था? 18% जो जीएसटी था, इसको रिड्यूस कर दिया जाए या फिर एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। अब इसके लिए क्या हुआ, इसने जो नितिन गडकरी साहब और कई सारे मिनिस्टरों ने रिक्वेस्ट करी, किससे? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन से। किससे? निर्मला सीतारमन मैम से। क्लियर? इनसे रिक्वेस्ट करी, बट इनके पास तो ऑथोरिटी है ही नहीं जीएसटी रिड्यूस करने का या फिर जीएसटी एग्जाम करने का। ऑथोरिटी किसके पास है?
जीएसटी काउंसिल के पास। किसके पास है? जीएसटी काउंसिल के पास। अब ये मैटर गया जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, कब हुई? 9 सितंबर को। 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और जीएसटी काउंसिल में इस टॉपिक को डिस्कस किया गया और जीएसटी काउंसिल ने क्या किया कि 13 मेंबर का एक क्या बना दिया? ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री पैनल बना दिया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक पैनल बना दिया। क्लियर? अब ये पैनल क्यों बनाया? इसका मेन मोटिव था पैनल का कि ये पता करना, स्टडी करना कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी को रिड्यूस करना है कि फ्री कर देना है। क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात को कि जीएसटी को फ्री कर देना है कि एग्जाम्प्ट कर देना है ऑन द लाइफ इंश्योरेंस और द हेल्थ इंश्योरेंस। क्लियर? अब क्या हुआ कि अभी इसकी रिपोर्ट आ गई है, कल इसकी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है? इस रिपोर्ट में बोला गया है, एग्जाम्प्ट का बोल दिया कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसे फ्री कर दो, कोई जीएसटी लगना चाहिए उसके ऊपर। हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ, ये कंफर्म कब होगा? जब दिसंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, जीएसटी काउंसिल में इसके रिकमेंडेशन रखे जाएंगे। अगर वो अप्रूव हो जाते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो अपन समझते हैं क्या क्या पॉइंट दिए गए और कौन कौन से पॉइंट रिकमेंडेशन है। तो देखो किस में जीएसटी इंक्रीज हुआ है और किस में रिड्यूस हुआ है, ये भी जानेंगे। क्लियर? देखो सबसे पहले क्या करा है, जीएसटी फ्री किस में कर दिया है? तो वो कर दिया है टर्म लाइफ में, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑल, जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो टर्म लाइफ के, वो सब एग्जाम कर दिए हैं, इंक्लूडिंग प्लान विथ फैमिली मेंबर। अगर टर्म लाइफ का कोई भी प्लान है आप पे और जो फैमिली मेंबर का भी है, इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया है, फ्री कर दिया है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा अगर आप टर्म इंश्योरेंस कराते हैं। तो क्या कराते हैं? टर्म इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको फ्री कर दिया है, बिल्कुल फ्री। मजा करो, ठीक है। देन आफ्टर सेकंड डिसीजन है हेल्थ इंश्योरेंस। अब आप जानते हो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो अपना, तो हेल्थ इंश्योरेंस को भी एग्जाम्प्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? एग्जाम्प्ट कर दिया है प्रीमियम इररिस्पेक्टिव ऑफ कवर फॉर सीनियर सिटीजन। और इसमें एक और चीज है कि जो सीनियर सिटीजन का हेल्थ कवरेज है, क्या है कि जो हेल्थ कवरेज कराते हैं अपन, हेल्थ पॉलिसी कराते हैं, उसकी एक टाइम वो लिमिट होती है कि इतने लिमिट तक आप इलाज करा सकते हो। अब वो क्या है कि जो लिमिट है वो डिसाइड करिए 5 लाख। अगर 5 लाख तक, 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपका एग्जाम्प्ट है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए कोई वो नहीं है, कोई कवरेज नहीं है, वो कितना भी सीनियर सिटीजन एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर सीनियर सिटीजन का हेल्थ इंश्योरेंस है और कवरेज उसका कितना भी हो, चाहे उसका 50 करोड़ हो, पर उसको एग्जाम्प्ट दिया जाएगा, जीएसटी एग्जाम्प्ट। क्या दिया जाएगा? जीएसटी एग्जाम्प्ट दिया जाएगा। और हमारा कितना डिसाइड कर दिया है? 5 लाख। अगर 5 लाख तक का आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, अगर उससे ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा। क्लियर? तो देखो हेल्थ कवरेज अगर आपका 5 लाख है तो आपका फ्री हो जाएगा जीएसटी, और अगर आपका इंश्योरेंस 5 लाख से ज्यादा का हेल्थ कवरेज है तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं कि अगर आपकी हेल्थ पॉलिसी टर्म लाइफ है तो आपको फ्री मिल जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? देन आफ्टर आपका हेल्थ कवरेज है और 5 लाख तक आपका हेल्थ कवरेज है तो जीएसटी फ्री रहेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए कितना भी हो वो सब फ्री रहेगा। देन आफ्टर आपका एक और रिकमेंडेशन है कि हेल्थ कवरेज जो 5 लाख तक है वो, और अगर नहीं है 5 लाख से ज़्यादा का है, जैसे मेरा हेल्थ इंश्योरेंस 20 लाख का है, मेरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस 20 लाख का है, बट मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा, 18% मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कवरेज 5 लाख नहीं है, मेरा 20 लाख कवरेज है। मैं 20 लाख तक अपनी फैमिली, मेरी बच्ची, मेरी वाइफ और मैं अपना इलाज 20 लाख तक का करा सकता हूं किसी भी हॉस्पिटल में। मीन्स जो हॉस्पिटल कनेक्टेड है, जो मुझे दे रहे हैं, मैं उसमें कराऊंगा। क्लियर समझ गए? तो मेरे को देना पड़ेगा जीएसटी, 18% जीएसटी है। अब अपन जानेंगे कि जीएसटी रेट किस किस में कम कर दिया है। क्या कर दिया है? जीएसटी रेट किस किस में कम कर दिया है। तो सबसे पहले जीएसटी कट कर दिया है, 5% जीएसटी कर दिया है किसमें?
जो ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी की बोतल मंगाते हो, पानी की बोतल मंगाते हो जो 20 लीटर का कैरेज आता है, जो क्या कहते हैं उसको, 20 लीटर का जो आता है, जो क्या कहते हैं उसको, मैं भूल ही गया, 20 लीटर की एक टंकी आती है, क्या टंकी कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है। तो वो कैन, सॉरी हाँ, 20 लीटर की जो कैन आती है, वो एग्जाम पहले क्या 18% टैक्स लगता था उस पर। कितना लगता था? 20 लीटर की कैन पर 18% टैक्स लगता था, और उसको रिड्यूस करके कर दिया 5%। अगर 20 लीटर या 20 लीटर से अबव की अगर कैन मंगाते हो पानी की, सॉरी, तो आपको 18% टैक्स देना पड़ता था पहले। अब आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 5% टैक्स देना पड़ेगा, 18% आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या करा है, जो बाइसिकल, अगर आप 10,000 से कम की कोई भी साइकिल खरीदते हो, अगर आप 10,000 से कम की कोई भी साइकिल खरीदते हो तो सिर्फ उस पर 5% लगेगा। तो पहले कितना लगता था सर? पहले लगता था 12%। अगर 10,000 से कम की कोई भी साइकिल खरीदते हो अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, तो पहले उस पर 12% टैक्स लगता था, अब लगेगा 5% टैक्स। कितना लगेगा? 5% टैक्स। देन आफ्टर एक्सरसाइज बुक, जो बुक खरीदते हो उस पर 12% टैक्स लगता था पहले, अब कर दिया 5%। तो आप समझ गए टैक्स कट किस में कराए? टैक्स कट सबसे पहला कराए कि जो वाटर, जो कैन लेते हो 20 लीटर की या अबव की, उसमें पहले कितना परसेंट? 18% टैक्स लगता था, अब 5% टैक्स लगेगा। क्लियर? दूसरा रिडक्शन किस में कराए कि जो साइकिल खरीदोगे, अगर 10,000 से कम की साइकिल है तो आपको टैक्स लगेगा 5%, और पहले लगता था 12% टैक्स। क्लियर? क्लियर? और तीसरा क्या है, जो आप बच्चों के लिए किताब खरीदते हो, एक्सरसाइज बुक खरीदते हो, उसमें पहले टैक्स था 12%, अब कर दिया है 5% टैक्स कर दिया है, उसका रिडक्शन कर दिया है, 5% कर दिया है। क्लियर? तो ये कट हुए हैं। और दूसरा, अब जीएसटी बढ़ा किस में है? क्या है कि अगर देखो जो लॉस हो रहा है उसको कवर करने के लिए जीएसटी हाइक तो करना पड़ेगा, तो वो पैसा लूटा जाएगा अमीर लोगों से। किससे? अमीर लोगों से। तो जीएसटी हाइक किसमें कराए कि जो 28% से 18% से 28% कर दिया। किसमें? जो शूज खरीदते हैं, जो शूज खरीदते हैं, अगर शूज की प्राइस 15,000 से ज्यादा की है, क्या है, अगर कोई भी जूता आप खरीदते हो उसकी प्राइस 15,000 से ज्यादा की है, तो उस पर टैक्स लगेगा 28%। पहले था 18%, उसको बढ़ा के 28% कर दिया है। क्लियर? तो आपके जो जूते हैं 15,000 से ज्यादा के, तो वो अब महंगे हो जाएंगे। क्लियर? देन आफ्टर रिस्ट वॉच, जो आप वॉच पहनते हो, अगर वॉच आपकी 25,000 या 25,000 से ज्यादा की है, जो हाथ में घड़ी पहनते हो, वो अगर आपकी 25,000 या 25,000 से ज्यादा की है, तो उसमें लगेगा आपका टैक्स 28%। क्या लगेगा? 28% टैक्स लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इतने महंगे नहीं खरीदे। क्लियर? क्या है कि 15,000 से शूज आप खरीदोगे तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा 28%, तो वैसे ही महंगे हो जाएंगे। और रिस्ट वॉच खरीदोगे, जो हाथ की घड़ी खरीदोगे, तो उसमें भी 28% टैक्स लगना है, अगर वो 25,000 और 25,000 से ज्यादा की है। क्लियर? देन आफ्टर रिवेन्यू, अब हम क्या होगा इससे, रेवेन्यू में इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या आप समझेंगे? रेवेन्यू में इंपैक्ट क्या पड़ेगा? जो टैक्स और कम और ज्यादा हुआ है, इससे रेवेन्यू लॉस होगा कि गेन होगा? तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा कितने का? गेन होगा। जो कि टैक्स बढ़ाया है उससे कितना प्रॉफिट होगा? 22,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, मीन्स 22,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा जिसमें टैक्स बढ़ाया है उससे। और जो 2,200 करोड़ का लॉस होगा जो जीएसटी का एग्जाम्पशन दिया है फॉर सीनियर सिटीजन और दी लाइफ इंश्योरेंस। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है जीएसटी को बढ़ाने से, पर लॉस कम हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 22,000 करोड़ का और लॉस हो रहा है 2,200 करोड़ का। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, कितना मतलब प्रॉफिट, और 200 करोड़ लॉस हो रहा है ऑन टर्म लाइफ इंश्योरेंस, मीन 200 करोड़ का लॉस हो रहा है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो आप पूरी तरह समझ गए जीएसटी कट और किसमें बढ़ाया है किसमें कट करा है, तो ये पूरी न्यूज समझ गए होंगे आप। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है कॉशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ ऑल कंट्रीज विथ स्मॉल कंट्री। क्या है दोस्तों, इंडिया ने कई सारी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखे हैं। क्या रखे हैं? इंडिया ने कई सारी कंट्री के साथ
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखे हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी निल लगती है, उस पर कस्टम ड्यूटी निल लगती है। इजीली उस मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं और उसका प्रोडक्ट हमारी मार्केट में एक्सेस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दैट इंडिया हैज साइंड दी free trade agreement with a different country to exempt the custom duty on the border area to export and import with a different country. That's the main motive of free trade agreement. But इंडिया भी टेंशन में क्यों है? इंडिया का क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इंडिया ने कई सारी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा है, बट इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंडिया ने क्या किया है कि कई सारी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जैसे यूएई एंड ओमान, और इवन इंडिया हैज साइन यूएई और आसियान कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया 2010 में यूएई और आसियान से इंडिया ने डील साइन करी थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा था किसी और को देखते हुए। क्या देखते हुए? कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट एनहांस हो जाएगा, इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम स्मॉल कंट्री के साथ डील साइन करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट एनहांस हो जाएगा, इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड टू इंडिया that to sign the free trade agreement with a different country. Clear? अब हुआ अपोजिट। क्या अपोजिट हुआ? कि इंडिया का इंपोर्ट बढ़ते गया, एक्सपोर्ट रिड्यूस होते गया। इंडिया का इंपोर्ट बढ़ते गया और एक्सपोर्ट रिड्यूस होते गया। तो इससे क्या हुआ? इससे ट्रेड गैप हो गया। क्या हो गया? ट्रेड गैप हो गया। अब इंडिया बड़ी परेशान। इंडिया ने सोचा क्या हो गया यार, गड़बड़ी हो गई। अब इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई सारी कंट्री से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? और इसका रिजल्ट क्या निकला? इंडिया के साथ ऐसा हो क्यों रहा है कि इसका इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होते जा रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? तो आप जानते होंगे एक कंट्री है चाइना, और इसको बच्चा बच्चा जानता होगा, ये एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी, एक्सपोर्ट लीड इकोनॉमी है ये चाइना। अब चाइना ने क्या किया है? कई सारी कंट्री के साथ रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन करके रखी है। क्या रखी है? रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया ने कई सारी इंडिया नॉट, चाइना ने कई सारी कंट्री के साथ रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन करके रखा है। इवन इंडिया ने भी साइन करा था, बट इंडिया ने विड्रॉल कर लिया क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा था और इंडिया का इंपोर्ट बढ़ रहा था और ट्रेड गैप होते जा रहा था। इंडिया ने रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से विड्रॉल कर लिया। क्लियर? अब क्या है? ये कई सारी कंट्री के साथ है, ये चाइना का। अब चाइना क्या करती है कि कई सारी स्मॉल कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है, और जो दूसरी कंट्री का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है उस कंट्री के साथ, तो इसका बेनिफिट लेती है। क्या बोला मैंने? कि चाइना क्या करती है? चाइना ने कई सारी कंट्री के साथ रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन करके रखा है। इसमें क्या होगा कि जो ट्रेड होता है उसमें कस्टम ड्यूटी निल हो जाएगी, या फिर थोड़ी बहुत रहेगी, निल हो जाएगी। क्लियर? बट चाइना क्या करती है कि जो जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, जिसके साथ उसने RCEP साइन करके रखा है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, और इन्वेस्टमेंट करते ही ये फायदा उठाती है उस कंट्री का, इस कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर क्या है, इसका फायदा उठाती है, फिर क्या करती है कि चाइना अपने प्रोडक्ट तीसरी कंट्री में बेचती है बाय सोर्स ऑफ सेकंड कंट्री, जिसके संग उसने RCEP साइन करके रखा है, और इंडिया इसका सबसे बड़ा विक्टिम बन गया है। इंडिया का इंपोर्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है।
क्यों? और आसियान में भी मैंने बोला था कि आसियान में जो मोदी साहब ने 10 पॉइंट दिए थे, जिसमें बोला था कि इंडिया नीड टू रिव्यू द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान बाय 2025। और उसका कारण क्या था? कारण यही था कि चाइना क्या कर रही थी कि कई सारा इन्वेस्टमेंट करके रखी है आसियान में, और आसियान कंट्रियों के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और वहां से चाइना अपना प्रोडक्ट इंडिया में भेज रही है। कहां भेज रही है? इंडिया में भेज रही है। और मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में भेजने के साथ इंडिया का इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है, इंडिया का इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है। और आप देखिए कि जो आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या हो रहा है? इंडिया का फॉरेन रिजर्व डाउन होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? फॉरेन रिजर्व डाउन होते जा रहा है। और चाइना एक और पॉलिसी फॉलो करती है। चाइना क्या करती है? मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, प्रेडेटरी प्राइस। क्या होता है प्रेडेटरी प्राइस? जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को इतना सस्ता बेचती है दूसरी कंट्री में कि उसका डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिल्कुल डंप हो जाए, खत्म ही हो जाए, वो बिना वजह इतना सस्ता बच रही है। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स जितनी भी हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये क्या करती हैं? ये रिटेल शॉप को खत्म करते जा रही हैं। क्यों खत्म करते जा रही हैं? क्योंकि ये अपना प्रोडक्ट इतना सस्ता बेच रही हैं ऑनलाइन, और प्रेडेटरी प्राइस की पॉलिसी फॉलो कर रही हैं, और ये रिटेल शॉप को डिस्ट्रॉय करते जा रही हैं। ऐसा ही चाइना करती है। चाइना क्या करती है? अपने प्रोडक्ट को इतना सस्ता बेचती है दूसरी कंट्री में कि उसका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरी कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिल्कुल डंप हो जाए। मान लीजिए 2 पेन है, एक इंडिया बना रही है 10 रुपए का, और चाइना उसको एक्सपोर्ट कर रही है सिर्फ ओनली 2 रुपए में। तो आप 2 रुपए का पेन खरीदोगे कि 10 रुपए का खरीदोगे? तो डेफिनेटली मैं तो 2 रुपए का खरीदूंगा, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट करना है। तो दैट इज कॉल्ड प्रेडेटरी प्राइस। समझ रहे हो? तो उसका तोड़ भी निकालती है इंडिया, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है इंडिया। एंटी डंपिंग ड्यूटी से क्या होता है कि वो प्रोडक्ट नॉर्मलाइज हो जाते हैं दोनों, और डोमेस्टिक कंट्री को बचा लेती है। क्लियर? तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि चाइना क्या कर रही है। क्लियर? अब क्या है दोस्तों, अब इंडिया भी क्या कर रही है? इंडिया भी कई सारी कंट्रियों के साथ, जो स्मॉल कंट्री है, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की मना कर रही है। अभी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रपोजल कई सारी कंट्री के साथ होल्ड पर है। कौन कौन सी कंट्रियां? जैसे एक तो हमारा यूरोपियन कंट्रियों से, जितनी भी यूरोपियन कंट्रियां हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन होने के लिए होल्ड पर है। दूसरा हमारा होल्ड पर है किसके साथ? यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले थे, ये भी होल्ड पर है। दूसरा है पेरू कंट्री कहां पर है? साउथ अमेरिका कंट्री में एक पेरू। तीसरा है ओमान के संग भी होल्ड में है। देन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होल्ड पर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इंडिया सोच रही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है, एक्सपोर्ट रिड्यूस होते जा रहा है, और हमारा इंडिया का ट्रेड गैप बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ते जा रहा है? ट्रेड गैप बढ़ते जा रहा है। समझ गए मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है रिफॉर्म एंड सिक्योरिटी काउंसिल। देखो मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी। क्या हुई थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, और इसमें इंडिया भी गई थी, मोदी साहब भी गए थे। क्लियर? और इस मीटिंग में फिर से डिमांड करी इंडिया ने कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिफॉर्म होना चाहिए। अब क्या रिफॉर्म? देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें क्या है? 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। 10 कौन से हैं? नॉन परमानेंट मेंबर। क्लियर? तो टोटल 15 मेंबर हैं। अब क्या है? इंडिया चाहती है कि परमानेंट मेंबर बन जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। क्या बन जाए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए। क्योंकि क्या है, जब ये 5 परमानेंट मेंबर बने थे, जब कंडीशन कुछ और थी, और आज कंडीशन कुछ और है। क्या कंडीशन है? कि जब आज कंडीशन है 21st सेंचुरी, और वर्ल्ड बड़ा ही चेंज हो गया है। वर्ल्ड में
जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन प्ले द मेजर रोल टू रिजॉल्व द जियोपॉलिटिकल टेंशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्री डिमांडेड इंडिया टू इंटरवेंशन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द कंट्रीज एज वेल एज इन वेस्ट एशिया, इन यूक्रेन और रशिया। देख रहे हो आप, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन हर कंट्री मांग रही है कि रिजॉल्व करना चाहिए, और इंडिया चाह रही है कि हम परमानेंट मेंबर बन जाए। आप जानते हो कि परमानेंट मेंबर यूएनएससी में सिर्फ ओनली 5 हैं। कौन कौन से? यूएसए, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस, 5 परमानेंट मेंबर। इंडिया चाहती है कि परमानेंट मेंबर बन जाए यूएनएससी का, जिससे उसकी वैल्यू और एनहांस हो जाए। क्या हो जाए? जिससे उसकी वैल्यू और एनहांस हो जाए। अब ये एनहांस कैसे होगी? तो क्या है कि अभी रशिया के एक हायर डिप्लोमेट ने बोला है कि इंडिया, ब्राजील और सम अफ्रीकन कंट्री शुड बी बिकम अ परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी because this time is a 21st century and there are lot of geopolitical tension and need to more contribution of the different country in UNSC to resolve that particular issue, to resolve this particular issue। तो बोला है कि इंडिया अब कैपेबल है। और देखो यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ था कि यूएसए सपोर्ट में है कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए, यूके सपोर्ट में है, रशिया सपोर्ट में है, इवन फ्रांस सपोर्ट में है कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए। बस एक ही कंट्री बची है, चाइना कभी नहीं चाहती कि इंडिया मेरे बराबर बैठे, इंडिया यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने और मेरे बराबर बैठे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। चाइना कभी नहीं चाहती, सिर्फ एक कंट्री को कन्विंस करना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। तो ये पूरी न्यूज थी, ज्यादा बड़ी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया डिपेंडेंस ऑन सोलर इक्विपमेंट इंपोर्ट। देखो दोस्तों, हमारे इंडिया का टारगेट है कि 500 गीगावाट हमें रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना है बाय 2030। क्या करना है? बाय 2030 तक हमें 500 गीगावाट वीकेंड से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना है। क्लियर? और हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में सोलर एनर्जी जो जनरेट करी जाती है, सिर्फ ओनली उसकी कैपेसिटी है 90.8 गीगावाट। कितनी है? 90.8 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी अभी इंडिया में। और इंडिया को अपना टारगेट अचीव करने के लिए एनुअली 65 to 70 गीगावाट एनर्जी वी कैन से सोलर सेल सेटअप करने पड़ेंगे। कितने? 65 to 70 गीगावाट एनुअली। ये एनुअली डेटा बता रहा हूं, एनुअली। क्लियर? ये एनुअली इतना तभी टारगेट अचीव कर पाएगी इंडिया। और ये टारगेट अचीव करने के लिए एक थिंक टैंक है जिसका नाम है ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है एक थिंक टैंक। इसने बोला है कि इंडिया को जो सोलर सेल हैं, जो सोलर इक्विपमेंट हैं, उसके लिए इंडिया को सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? इंडिया को सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा। वीकेंड से सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कई सारी वीकेंड से हम कह सकते हैं कि इंडिया में कई सारी सोलर जो इक्विपमेंट बनाती है, उसका कई सारी कंपनी को लोकेट करना पड़ेगा, इंडिया में बनाना पड़ेगा कई सारी। तो क्योंकि क्या है कि इंडिया का 90% सोलर इक्विपमेंट होते हैं, वीकेंड से सोलर इक्विपमेंट होते हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं। और कहां से इंपोर्ट करते हैं? चाइना से। कहां से इंपोर्ट करते हैं? चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब चाइना से इंपोर्ट क्यों करते हैं, दूसरी कंट्री से क्यों नहीं करते? क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, वो अपना डोमिनेंस बना के रखा है, इस चीज पर डोमिनेंस बना के रखा है। और देखा जाए तो 90% वीकेंड से 90% ऑफ पॉलीसिलिकॉन, वर्ल्ड की जितनी भी पॉलीसिलिकॉन की रिक्वायरमेंट है वो 90% ये फुलफिल करता है, चाइना ही इसकी फुलफिल करता है। और देखा जाए तो वीकेंड से 10% या 30% वीकेंड से किसकी? मॉड्यूलर, सोलर मॉड्यूलर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करता है। 10% ऑफ द सोलर मॉड्यूलर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करता है।
तो नहीं सॉरी 70% है, सॉरी इट इज 70%, याद आई रिमेंबर 70% ये मॉड्यूलर सोलर मॉड्यूलर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। और इसी को देखते हुए इंडिया ने यूएसए के साथ एक डील साइन भी करी थी। यूएसए नहीं चाहती कि चाइना इतना आगे बढ़े, चाइना का डोमिनेंस हो क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजी पर। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट। क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट, इसमें क्या होगा कि इंडस्ट्री लोकेट करी जाएगी, सिचुएट करी जाएगी, जिसमें क्या है सोलर इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गए। और आप देखिए, अगर अपन डेटा देखें कि इंडिया कितना कितना पैसा खर्च कर रही है इस सोलर सेल को बनाने में, तो इंपोर्ट करने में, तो इंडिया का एनुअली 30 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करती है सोलर सेल का। तो इंडिया का कितना लॉस हो रहा है, 30 बिलियन डॉलर सोलर सेल इंपोर्ट करती है। और अगर देखा जाए तो इंडिया ने अभी PLI स्कीम निकाली थी। कौन निकाली थी? PLI स्कीम मींस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम निकाली थी, जिसमें सोलर सेल को भी इंक्लूड कर दिया था। और इंडिया ने अभी तक 4.5 बिलियन डॉलर 4.5 बिलियन डॉलर खर्च कर चुकी है टू सक्सीड और सक्सेस दी सोलर सेल और सक्सेस दी सोलर सेल इक्विपमेंट। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इंडिया को बड़ी जरूरत है कि सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना हो, टू इंपोर्ट दी सोलर सेल और अचीव द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। समझ रहे हो? नेक्स्ट है मोदी इनॉग्रेट 3 रीजनल एयरपोर्ट। क्या है? 3 एयरपोर्ट, रीजनल एयरपोर्ट मोदी साहब ने इनॉग्रेट किए हैं। और एक कहां पर इनॉग्रेट किए हैं? पहला करा है रीवा, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? रीवा मध्य प्रदेश में एक एयरपोर्ट इनॉग्रेट कर दिया है मोदी साहब ने। दूसरा अंबिकापुर, अंबिकापुर ये कहां पर है? ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। और तीसरा है सारंगपुर, ये कहां पर है? यूपी में। इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। और ये तीनों एयरपोर्ट बने हैं उड़ान के अंदर। उड़ान, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। क्योंकि कई सारे लोगों को फ्लाइट में नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा ज़्यादा लगता है फ्लाइट में। तो इस वजह से तो मोदी साहब ने उड़ान स्कीम निकाली थी, जिसमें फ्लाइट के फेयर रिड्यूस हो जाएंगे और सिविल एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। तो कई सारे आम नागरिक भी, तो रीजनल एयरपोर्ट 3 एयरपोर्ट अभी वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। एक रीवा के अंदर, दूसरा छत्तीसगढ़ के अंदर और तीसरा यूपी के अंदर। तो सिंपल सा है, याद रखना, कोई ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। यह बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस न्यूज़ को बिल्कुल दिमाग में घुसना, बिल्कुल दिमाग में घुसेड़ लीजिए। मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में, इंडिया नहीं ये वर्ल्ड की बता रहा हूं कि वर्ल्ड में सिर्फ ओनली एक ही कंट्री है जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, जिसने कालाजार बीमारी को इलिमिनेट कर दिया है। सिर्फ ओनली वर्ल्ड में एक ही कंट्री है, और उसका नाम सुन के आप शौक हो जाओगे, और वो कंट्री है बांग्लादेश। सिर्फ ओनली एक ही कंट्री है बांग्लादेश, जिसके पास WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट टू इलिमिनेट कालाजार डिसीज, जिसने कालाजार डिसीज को इलिमिनेट कर दिया है। अब इंडिया भी इस टारगेट को अचीव करने वाली है, इंडिया भी इस टारगेट को अचीव करने वाली है और कालाजार डिसीज को इलिमिनेट करने वाली है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि इसको सर्टिफिकेट मिलने के लिए कौन कौन सी कंडीशन अचीव करना पड़ेगा। तो एक इसका है कि WHO तभी सर्टिफिकेट देगी अगर आपने जो कालाजार डिसीज है, इसके अगर इंडिया में एनुअली 1 केस मिलता है इन 10,000, मीन्स 10,000 लोगों में से
सिर्फ ओनली एक केस मिलता है ओवर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 साल तक अगर ऐसा होता है उस कंट्री में नहीं मिलते हैं काला अजहर के पेशेंट, मीन्स 10,000 में से सिर्फ ओनली एक ही पेशेंट मिलता है, तो उस कंट्री को मिल जाएगा वी कैन से सर्टिफिकेट। और इंडिया इस टारगेट को अचीव करने वाली है, इंडिया इस टारगेट को अचीव करने वाली है और इंडिया दूसरी कंट्री बनने वाली है आफ्टर बांग्लादेश टू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द काला अजहर डिसीज फ्रॉम इंडिया। अब देखा जाए डेटा तो इंडिया में 2023 में सिर्फ ओनली 595 केस मिले थे। क्या मिले थे? काला अजहर के 595 केस मिले थे 2023 में। और अगर 2024 का डेटा देखा जाए तो अभी तक काला अजहर के डिसीज के पेशेंट आ गए 339। कितने? 339 पेशेंट अभी वी कैन से फाइंड आउट कर चुके हैं काला अजहर के ये बीमारी के। अब ये बीमारी होती कैसे है? तो ये होती है दोस्तों सैंड फ्लीज के काटने से। काला अजहर बीमारी ये होती है सैंड फ्लीज के काटने से। सैंड फ्लाई होती है, वो जब काट लेती है तो उससे होती है ये बीमारी। देखो आप देख पा रहे होंगे ये काट रही है और काटने से होती है बीमारी। अब क्वेश्चन बनता है सर इसके सिम्टम क्या है? इसके सिम्टम और जाते आते बता दीजिए आप हमको, तो हम बड़े खुश हो जाएंगे कि सर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो देखो सबसे पहला सिम्टम है हाई फीवर, हाई फीवर होगा। देन आफ्टर हेडक, लीवर साइज बढ़ जाएगा, लीवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। इंक्रीज साइज ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, दीज आर द सिम्टम ऑफ द काला अजहर। तो इंडिया को दूसरी कंट्री बनने वाली है वर्ल्ड में जो काला अजहर को पूरा सर्टिफिकेट मिलने वाला है इंडिया को बाय WHO, और इंडिया ने इस बीमारी को एलिमिनेट कर दिया है। तो इसी के साथ 21 अक्टूबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।